नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से मौजूदा हालात के बारे में विस्तार से की चर्चा। पीएम मोदी ने तनाव कम करने का किया आह्वान। संवाद और कूटनीति से समाधान पर दिया जोर। ईरान ने अपने परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमले को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। कहा अमेरिका को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कल मॉस्को में मुलाकात करेंगे अब्बास अरागची। परमाणु केंद्रों पर हमले से भड़के ईरान ने किया पलटवार। इजराइल पर दागी मिसाइलें। वहीं इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के कई लड़ाकू विमान और लॉन्चरों को नष्ट करने का किया दावा। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से नागरिकों को स्वदेश लाने का सिलसिला जारी। एक और विशेष विमान के जरिए 311 भारतीय नई दिल्ली पहुंचे। और अमित शाह ने रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के परिसर की रखी आधारशिला। कहा नए आपराधिक कानूनों से मिल रहा है त्वरित न्याय। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने वार्ता और कूटनीति के जरिए संघर्ष का समाधान निकालने पर जोर दिया। पीएम ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की जरूरत पर बल दिया। पीएम ने तत्काल तनाव कम करने का आह्वान दोहराते हुए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। ईरान और इजराइल संघर्ष में आज अमेरिका की भी एंट्री हो गई। अमेरिकी सेना ने आज ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमला किया। इन तीनों में से न्यूक्लियर साइट फोर्दो अमेरिकी सेना का मुख्य निशाना था। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिकी विमान ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हो गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले को बेहद सफल बताया और सभी अमेरिकी सैनिकों को बधाई दी। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब शांति का समय है। वहीं ईरान ने अमेरिका सेना द्वारा उसके परमाणु स्थलों पर किए हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आज इस्तांबुल में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर एक बहुत बड़ी रेड लाइन पार की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का अपमान किया है बल्कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी उल्लंघन किया है। The U.S. act of aggression against Iran's peaceful nuclear facilities constitutes not only a flagrant breach of the UN Charter, especially the prohibition of the use of force under Article 2, Paragraph 4, and the obligation to respect the state's territorial integrity and sovereignty, but also a violation of UN Security Council Resolution 2231. It cannot be emphasized enough how much of a devastating blow that the U.S., a permanent member of the Security Council, has dealt to the global non-proliferation regime. ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Not content with such malign actions, the United States itself has now also opted for a dangerous military operation and aggression against the people of Iran. In doing so, the U.S. administration holds sole and full responsibility for the consequences of its actions, including the Islamic Republic of Iran's right to self-defense under the principles of the United Charter. In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options to defend its security interests and people.
और वहीं अमेरिका द्वारा ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद अब पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को जा रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने बताया कि वो रूस की राजधानी मॉस्को जाएंगे और कल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में वो क्षेत्रीय हालात और अमेरिका के हमलों के बाद की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा था, ट्रंप जो एक शांति दूत राष्ट्रपति के रूप में आए हैं, उन्होंने अमेरिका के लिए एक नया युद्ध शुरू कर दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। अमेरिकी हमले का जवाब देते हुए ईरान ने भी इजराइल पर 30 मिसाइलों से हमला कर दिया और ईरान के हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने भी हवाई हमला कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के दौरान इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान के F-5 विमानों को मारने का दावा किया है। IDF का कहना है कि आज सुबह इजरायली वायुसेना के विमानों ने ईरान के देज़फुल हवाई अड्डे पर ईरानी सशस्त्र बलों के 2 F-5 लड़ाकू विमानों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया। इजराइल ने ब्लैक एंड वाइट फुटेज जारी की है। इसमें एक विमान को नष्ट होते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा आज सुबह किए गए हमलों में 8 लॉन्चर्स को निष्क्रिय कर दिया गया, जिसमें से 6 लॉन्चरों को इजरायली क्षेत्र में दागने की तैयारी थी। ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका की एंट्री होने के बाद वैश्विक हालात और भी चिंताजनक हो गए हैं। इस बीच उन अटकलों के सच साबित होने का खतरा भी मंडराने लगा है, जिनमें कहा जा रहा है कि ईरान पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है। इस कदम से दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वैश्विक तेल व्यापार के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के नियंत्रण वाले इस प्रमुख समुद्री तेल मार्ग के जरिए खाड़ी देशों से दुनिया भर को तेल की सप्लाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया का 26% कच्चा तेल व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। अगर इसमें रुकावट आती है या फिर इसे बंद किया जाता है तो इसका असर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों के साथ ही भारत पर भी देखने को मिल सकता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में शामिल ये तेल मार्ग करीब 96 मील लंबा है और अपने सबसे संकीर्ण स्थान पर 21 मील चौड़ा है। इसके दोनों दिशाओं में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन हैं, जहां ईरान रोक लगा सकता है। ये होर्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अगर ईरान ये कदम उठाता है तो फिर कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार इजाफा देखने को मिल सकता है। इस सब के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से चौथी सीधी उड़ान आज दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी, जिसमें 311 भारतीय नागरिक वापस लाए गए। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस उड़ान में भारत के विभिन्न राज्यों के नागरिक सवार थे, लेकिन इनमें बड़ी संख्या में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नागरिकों की है। ये ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत ईरान से भारत के लिए चौथी सीधी उड़ान थी, जो क्षेत्र में जारी संघर्ष की पृष्ठभूमि में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे बचाव प्रयासों का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि निकासी की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। अब तक ईरान से कुल 7 उड़ानों के जरिए 1428 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। वापस लौटे भारतीय नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के प्रति आभार व्यक्त किया। बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। अरेंजमेंट्स बाय द इंडियन एम्बेसी, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। देयर वाज वेरी टेंस सिचुएशन देयर, मतलब हर वक्त फायरिंग हो रही थी, मतलब इंटरसेप्ट हो रहे थे, एक टेंस का माहौल था, बच्चे डरे हुए थे। और बट अल्हम्दुलिल्लाह द इंडियन गवर्नमेंट टेक इम्पोर्टेंट स्टेप्स देयर, हमको अच्छी तरह रखा। हमारे होटल्स बहुत अच्छे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी एंड कीर्तिवर्धन जी, मैं सारे लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हर मोमेंट पे हमारे हौसले को बरकरार रखा। शब्द नहीं है कि हम थैंक्स कर सकें। हमारे एम्बेसी के जो अमला है उसको बहुत धन्यवाद हम अपने दिल से देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उन्होंने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय
NFSU और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL रायपुर परिसर की आधारशिला रखी। गृह मंत्री ने NFSU रायपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य में हुए विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सतत विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में निफ्ट, नया रायपुर में IT पार्क, भारत की शिक्षा परंपरा के अनुरूप 20 करोड़ की लागत से बहुत बड़ी लाइब्रेरी और AI डेटा पार्क नया रायपुर में बन चुका है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी डेटा सेंटर को समर्पित है और इसके साथ साथ 158 करोड़ की लागत से कॉमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी बनने जा रहा है। IT, AI, फार्मा, स्टील, बिजली उत्पादन, ये सब क्षेत्रों के अंदर छत्तीसगढ़ बहुमुखी विकास के रास्ते पर प्रशस्त है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा की तारीफ की। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है तो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैं जनवरी से देख रहा हूं, सरकार बनी उसके दूसरे महीने से ये दोनों ने नक्सल विरोधी अभियान को न केवल धार दी, समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी किया। पुलिस बलों का, सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और मक्कमता के साथ ये लड़ाई को लड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पहलगाम आतंकवादी हमले मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है। NIA ने पाक आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पहलगाम के बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क निवासी बशीर अहमद जोथर शामिल हैं। NIA की जांच के अनुसार परवेज और बशीर ने हमले से पहले हिल पार्क में मौसमी ढोक यानी कि झोपड़ी में 3 हथियारबंद आतंकवादियों को जानबूझकर शरण दी थी। दोनों ने आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद सहायता प्रदान की थी। इन दोनों ने हमले में शामिल 3 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का भी खुलासा किया है और ये भी पुष्टि की है कि वो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा LET से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला स्थायी रूप से लिया है और अब ये संधि बहाल नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए उसे अब वो पानी नहीं मिलेगा जो पहले उसे मिल रहा था। एक अंग्रेजी दैनिक अखबार को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, ये संधि कभी बहाल नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को एक तरफा रद्द करना आसान नहीं होता, लेकिन हमें इसे निलंबित करने का अधिकार था और हमने वही किया। उन्होंने बताया कि ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और प्रगति के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन जब इसकी शर्तें ही टूट गई तो इसका औचित्य समाप्त हो गया। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी। इसके तुरंत बाद भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। केंद्रीय उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया साइट X पर सिंधु समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू को शेयर किया है। पीयूष गोयल ने अपने पोस्ट में लिखा कि सिंधु जल संधि कभी बहाल नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने साक्षात्कार में बताया है कि कैसे पाकिस्तान द्वारा संधि की प्रस्तावना का उल्लंघन करने के कारण सिंधु जल समझौता निरर्थक हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 जून को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भाषणों के संकलन विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 और आशाओं की उड़ान खंड 2 का विमोचन करेंगे। समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन शामिल होंगे।
इन दोनों पुस्तकों का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद दिए गए चयनित भाषण शामिल हैं। खबरें भी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादा, ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद पिछले 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण पर भी सरकार का खास फोकस रहा है और इस पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए। देश में अभी भी हालांकि महिला माइनिंग इंजीनियरों की कमी है, लेकिन जो महिला सशक्तिकरण की वानगी देश में देखने को मिल रही है, उसकी आकांक्षा एक मिसाल है। मैं शुरुआत की माइनिंग में जर्नी 2018 से स्टार्ट की हूँ। मैं 3 साल पहले वेदांता में काम की, वो भी अंडरग्राउंड माइंस थी। फिर 4 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो टोटल 7 साल का अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस है। और जब मैं शुरुआत की थी उस टाइम महिलाएं तो थी पर उतने नंबर में नहीं थी, पर अभी ये संख्या बढ़ रही है। अभी हम कहें तो कोल इंडिया में भी 30+ फीमेल रिक्रूट हो चुकी है और बाकी अदर कंपनी में भी फीमेल का रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा है। कह सकते हैं कि 100+ फीमेल माइनिंग इंजीनियर अभी मतलब है जो कर रही हैं, ऑन फील्ड काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिला आत्मनिर्भर हो, आकांक्षा उसकी एक वानगी भी है कि माइंस जैसे क्षेत्र जिसे माना जाता था कि पुरुषों के लिए प्रधान क्षेत्र ये है, उस क्षेत्र में अब आकांक्षा अपना दबदबा बना रही है। जब से अमेंडमेंट 2019 में अमेंडमेंट आया, उससे महिलाओं को अंडरग्राउंड में भी काम करने के लिए आज़ादी दी गई, लेकिन अभी भी इसमें रिस्ट्रिक्शन है। जो शाम के 7 बजे तक फीमेल अंडरग्राउंड में काम कर सकती है, लेकिन ओपन कास्ट में वो टाइम 24 आवर्स कर दिया गया है। इस कार्यकाल में महिलाएं बहुत आगे गई है। 100 मीटर मैं सरफेस से नीचे हूँ, मेरे वर्कफोर्स जो है वो मेल है, लेकिन आप मतलब ऐसा ये कह नहीं सकते कि कोई आपको मिसबिहेव करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर पोलाइट है, हम सब है, तो हमारा मतलब कहना कि आप चाह ले तो माहौल बदला है देश में और सपोर्ट भी करते हैं। बदलाव की कहानी लिखी जा रही है, सोच बदली है कि महिलाएं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। और ये जिस माइंस में हम खड़े हैं वो एक वानगी है, वो एक झलक है कि किस तरीके से देश में पिछले 11 वर्षों में परिवर्तन हुआ है। सेवा सुशासन का जो काल ये चल रहा है उसमें किस तरीके से बदलाव हुए हैं और महिला सशक्तिकरण की जो वानगी है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी करमवीर और अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना।
जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद DGCA ने बड़ा फैसला लेते हुए एयर इंडिया के 3 अधिकारियों को क्रू कार्यसूची से संबंधित सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से हटाने का आदेश दिया है। DGCA ने जिन अधिकारियों को हटाया है उनमें चूरहा सिंह डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट, पिंकी मित्तल चीफ मैनेजर, DOPS क्रू शेड्यूलिंग और पायल अरोड़ा क्रू शेड्यूलिंग प्लानिंग शामिल हैं। DGCA ने कहा है कि तीनों अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। साथ ही DGCA ने चेतावनी दी है कि वो क्रू शेड्यूलिंग में गंभीर उल्लंघन के कारण एयरलाइन का लाइसेंस निलंबित या वापस ले सकता है। DGCA ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे कोई भी चूक होने पर एयर इंडिया के परिचालन को रोकने सहित कठोर से कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है। DGCA की ओर से ये कार्रवाई 12 जून को एयर इंडिया ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना के बाद की गई है, जिसमें 270 से अधिक लोग मारे गए थे। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो इस हादसे की जांच कर रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच जारी है। विमान का मलबा आज एयरपोर्ट ले जाया गया, जिसके बाद मलबा जांच एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाली एयर इंडिया की क्रू सदस्य कोंगब्राई लटपम नंगथोई शर्मा का पार्थिव शरीर आज उनके गृहनगर इम्फाल पहुंच गया। इस दौरान हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अगली खबर की ओर चलते हैं। हेडिंग्ले में खेले जा रहे तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले टेस्ट में तीसरे दिन का खेल जारी है। इंग्लैंड ने आज 3 विकेट पर 209 के स्कोर से खेलना शुरू किया। लंच तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 5 विकेट पर 327 रन बना लिए हैं। हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ क्रीज पर हैं। ब्रूक अर्धशतक बना चुके हैं। बेन स्टोक्स को मोहम्मद सिराज और ओली पोप को प्रसिद्ध कृष्णा ने पवेलियन भेजा। ओली पोप ने 106 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह 3 विकेट ले चुके हैं। उन्होंने बेन डकेट, जैक क्रॉली और जो रूट को आउट किया। फिलहाल अभी 405 रन हो चुके हैं और 7 विकेट हो चुके हैं। वहीं इससे पहले भारत पहली पारी में 471 रन पर ऑल आउट हो गया था। दूसरे दिन भारतीय टीम ने 3 विकेट पर 359 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और आखिरी 7 विकेट 112 रन पर गंवा दिए। कप्तान शुभमन गिल ने 147, ऋषभ पंत ने 134 और यशस्वी जायसवाल ने 101 रन की शानदार शतकीय पारियां खेलीं। KL राहुल ने 42 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से कप्तान बेन स्टोक्स और जोश टंग ने 4-4 विकेट झटके। ब्राइडन कार्स और शोएब बशीर को 1-1 विकेट मिला। 23 साल बाद ऐसा हुआ है जब इस मैदान पर 3 भारतीय बैटर्स ने एक पारी में शतक लगाए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली ने 2003 में शतक लगाया था। भारत की माया राजेश्वरन ने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। 16 वर्षीय माया ने फाइनल में स्विट्जरलैंड की नोलिया मांता को 6-2, 6-4 से हराया। यूरोप में माया का ये पहला ITF जूनियर खिताब है। इससे पहले सेमीफाइनल में उन्होंने फ्रांस की डेफ्नी पेत्सी पेरिकार्ड को 6-2, 6-1 से हराया था। ये माया का कुल 7वां ITF जूनियर खिताब है। महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर तालुका में स्थित रोहिणी ग्राम पंचायत ने पूरे देश में अपना परचम लहराया है। 28वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 100% आदिवासी गांव होने के बावजूद रोहिणी प्रौद्योगिकी संचालित ग्रामीण शासन के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरा है। ये सम्मान न सिर्फ रोहिणी ग्राम पंचायत के लिए बल्कि पूरे धुले जिले और महाराष्ट्र राज्य के लिए गर्व का विषय है।
धुले जिले के शिरपुर तालुका की रोहिणी ग्राम पंचायत, जो पूरी तरह से आदिवासी आबादी वाली पंचायत है, कोविड-19 के बाद से डिजिटलीकरण की मिसाल बन गई है। पहले यहाँ डिजिटल सुविधा कम थी, लेकिन कोविड-19 के बाद इस पंचायत ने एक नया रूप ले लिया है। यहाँ के लोगों ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की मदद से पंचायत की योजनाओं से लेकर सेवाओं तक डिजिटल बदलाव को संभव बनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए हम लोग ने एक मीटिंग आयोजन किया और उस मीटिंग के तहत हम लोगों ने एक वेबसाइट तैयार करने के लिए निर्णय लिया। और आज वेबसाइट के चलते हमारे गांव में एक खुद की वेबसाइट है और जो लोगों को ग्राम पंचायत में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनको जितने भी जो जन्म प्रमाण पत्र रहेगा, मूर्ति प्रमाण पत्र रहेगा या कर भरना रहेगा या कोई भी जो उनको आधार कार्ड दुरुस्ती के लिए रहेगा, उसके लिए भी हम लोग ने वहाँ पे एक ऑप्शन दिया है। रोहिणी ग्राम पंचायत ने अपने सभी प्रमुख सेवाओं को डिजिटलीकरण किया है। अब लोग सरकारी दफ्तर जाने के बजाय घर बैठे ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज व्हाट्सएप, ईमेल या नागरिक पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय की बचत तो हुई है और कागजी कार्रवाई भी कम हुई है। ग्राम पंचायत लेवल हैज इट्स ओन एक्सक्लूसिव वेबसाइट to avail more than 1,000 services end to end with one click at home. Secondly, the utilization effectively of apps like Meri Panchayat app and Nirnay app to grievance redressal and also for uploading the Gram Sabha decisions. And improving digital literacy, we have a dedicated ICT lab here, and also all departments, be it health, education, women and child, veterinary services at the Gram Panchayat have been digitized and delivered online. We are the first panchayat in the state to go paperless and adopt the e-office model, which is generally at the central and state government adopted. And it has also helped to take suggestions online from the people anywhere across any location you are located. But netizens of the Gram Panchayat can attain Gram Sabha online. रोहिणी पंचायत महा ऑनलाइन आईडी के माध्यम से 956 से अधिक राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन जैसी कई योजनाओं का लाभ ऑनलाइन मिल रहा है। साथ ही संपत्ति कर और अन्य शुल्क भी यूपीआई या क्यूआर कोड से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। 2020 के कोविड के बाद जो चेंजेस आए थे कि सबके सब ऑनलाइन काम होने लगे, आंगनवाड़ी के बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे, स्कूल के बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे, उसके बाद जो वर्क कर रहे थे बाहर वो ऑनलाइन वर्क करने लगे। तो ये सब ऑनलाइन होने के बाद जब 2025 में ई गवर्नेंस ने हमें पुरस्कार दिया तो आज हमें पता चल रहा है कि ऑनलाइन की ताकत क्या होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि हम एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है। एक तो हमारे गांव में मतलब आजू बाजू अगर पहाड़ी इलाका है, लेकिन इतने इलाके में इंटरनेट आना और इंटरनेट आने के बाद हमारे सारे लड़कों के पास मोबाइल आना और सब सुविधाएं ऑनलाइन होना, ये सबसे बहुत अच्छी बात हुई है। 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोहिणी ग्राम पंचायत की ये डिजिटल क्रांति दिखाती है कि चाहे संसाधन सीमित हों या क्षेत्र दूरस्थ, सही नेतृत्व और तकनीक के उपयोग से बदलाव संभव है। ये पंचायत न केवल धुले जिले के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। रोहिणी गांव जो ग्राम पंचायत है और धुले में स्थित है महाराष्ट्र के, उसने ये मंत्र को सिद्ध कर दिखाया और आसपास के कई गांवों के लिए आज एक मिसाल के तौर पर उभरा है। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, रोहिणी, धुले, महाराष्ट्र। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।